आज के मुख्य समाचार। बर्फबारी का रोमांच बना मुसीबत। 4 दिन तक शवों के पास बैठा रहा वफादार कुत्ता। एचआरटीसी की वर्कशॉप निजी हाथों में देने की तैयारी। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की प्रेस वार्ता। केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए विशेष प्रावधान जरूरी। चंबा बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पर विरोध। चिट्टे में संलिप्त लोग नहीं लड़ पाएंगे पंचायत चुनाव। राज्य भवन में मनरेगा बचाव अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी की वर्कशॉप को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी को लेकर निगम के तकनीकी कर्मचारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। एचआरटीसी तकनीकी कर्मचारी संगठन ने इस फैसले का कड़ा विरोध करते हुए इसे निगम के निजीकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया है। संगठन के कर्मचारियों ने कहा कि वे किसी भी हालत में निजीकरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनका कहना है कि यदि वर्कशॉप को निजी कंपनियों के हवाले किया तो प्रदेश में पहले से चल रहे रोजगार के अवसर भी खत्म हो जाएंगे और जनता बेरोजगार होती जाएगी। कर्मचारियों ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह नई प्रणाली निगम को कमजोर करने का प्रयास है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द इस योजना को तुरंत वापस नहीं लिया तो तकनीकी कर्मचारी संगठन बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों ने निगम की बसों की खस्ता हालत पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बसों की मरम्मत और रखरखाव के लिए संसाधनों की कमी चल रही है। संगठन ने सरकार से मांग की है कि एचआरटीसी को मजबूत किया जाए, कर्मचारियों के हितों की रक्षा की जाए और निजीकरण की नीति को तुरंत रोका जाए। कहलाई जाने वाली निगम की जो कर्मशाला है वो रीढ़ की हड्डी है, जिससे पूरी परिवहन निगम खड़ी रहती है और चलती है। परंतु आज उस रीढ़ की हड्डी को जो है तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया है। जो 1-2 दिनों में मंत्री महोदय भी और पूरा प्रदेश सरकार भी और हमारा प्रबंधन भी इसमें पूरे मंथन में लगे हुए हैं। परंतु मैं मीडिया के माध्यम से प्रबंधन को भी, प्रदेश सरकार को भी चेता देना चाहता हूं कि परिवहन निगम का तकनीकी कर्मचारी सुप्त अवस्था में नहीं, जागृत अवस्था में है। और इसका जो निजीकरण जो हमारी रामपुर शहर की कर्मशाला को, नालागढ़ की कर्मशाला को, ग्रामीण शिमला को और पठानकोट की कर्मशाला को जो निजीकरण के लिए कर रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और ये निजीकरण हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। देश के लोगों का जो रोजगार है वो बेरोजगारी में टूट जाएंगे। प्रदेश में इलाके में जो रोजगार लोगों को मिलता है उससे भी लोग वंचित हो जाएंगे। तो इसलिए हमारा आज का जो मेन मोटिव है, हम मीडिया के माध्यम से प्रदेश सरकार और प्रबंधन को बताना चाहते हैं कि ये हमारा पुरजोर विरोध है। यदि इसके बाद भी इन आदेशों को निरस्त नहीं किया गया, निजीकरण के आदेशों को निरस्त कर दिया जाए और साथ में अगर नहीं किया गया, कदम के लिए भी तैयार हैं और हो सकता है हमें कोई बड़ा आंदोलन करने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो परिवहन का तकनीकी कर्मचारी संगठन जो है उसके लिए भी सदैव तैयार रहेगा और निजीकरण का विरोध जो है हमेशा ही करता रहेगा। और निजीकरण होने से अपनी कर्मशालाओं को जो है इस वक्त जो है बचाने की पूरी पुरजोर हमारी कोशिश है और हम इसे बचा के देंगे। अभी ये जो है आदेश जो है 18 दिसंबर जब अभी बीओडी की जो बैठक हुई थी उसमें ये आदेश पारित हुए हैं और इन कर्मशालाओं को जो चयनित किया गया है और उन कर्मशालाओं की जो टेंडर प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। 30 तारीख तक का जो समय मंत्री महोदय ने दिया है, तो 30 तारीख तक जो टेंडरों की प्रक्रिया को पूरी करके जमा कराए। तकनीकी कर्मचारियों की संख्या जो है इस वक्त केवल मात्र 1100 है और जबकि हमारा सेंक्शन जो पोस्ट है 1700 के नॉर्म की जो हमारी पोस्टें हैं वो 2260 पोस्टें हैं। हमने वही इनसे मांग की थी। 3300 के हिसाब से अगर हमारे को आप स्टाफ नहीं दे सकते तो परंतु हमारा जो सेंक्शन स्टाफ है आप उन्हें हमारे उस स्टाफ को जो हमारे को पूरा कर दीजिए, हमारा काम चला रहेगा। किसी प्रकार की भी कोई वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना तो इसे निजीकरण करने की जरूरत पड़ेगी और ना इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या। इसका असर सीधा तौर पर ये पड़ेगा कि कर्मचारियों को
एक तो जो जहाँ पर हैं उन्हें डिस्टर्ब किया जाएगा, उन कर्मचारियों को वहाँ से उठा करके उस तरह से जहाँ कमी है वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश की जा रही है, और उससे कर्मचारी भी निराश होगा और घर से बेघर हो जाएगा। और साथ में जो कर्मचारियों की संख्या निजीकरण करने से थोड़ी बढ़ाई जाएगी, निजीकरण करने से कर्मचारियों की तो संख्या वही रहेगी, लेकिन इस तरह का निजीकरण करने से जो है बेरोजगारी को एक आमंत्रित करने का ये मेन मोटिव किया जा रहा है। बेरोजगारी अभी कम है, उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। कितनी कर्मशालाएं हैं जिन्हें निजीकरण? अभी 4 कर्मशालाओं का इन्होंने निजीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया की है, जिसमें रामपुर शहर की और नालागढ़ की और पठानकोट की और यूनिट और 3 नंबर ग्रामीण यूनिट शिमला की, ये 4 कर्मशालाएं जो है इनकी टेंडर प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं और इन्हें जल्दी से जल्दी हम निजीकरण के इसमें वहाँ से हटा दिए जाएंगे और वो वहाँ पर जो आउटसोर्सिंग कर दिया जाएगा सारा ही, और वो कर्मचारी जो है वो बड़े तब्दील कर दिए जाएंगे। तो ये दिया गया है कि मैंने ये हमारे स्टाफ की जो कमी को भी दर्शा रहे हैं कि कमी को पूरा करने के लिए हम ये इस तरह से कर रहे हैं। और कमी जो है वो वर्कशॉपों को आउटसोर्स करने से कोई कर्मचारियों की कमी दूर थोड़ी होगी। अगर वो ठेकेदार चला जाता है तब कहाँ से कर्मचारी आएगा? ठेकेदार की कोई जरूरी हो थोड़ी है कि वो उस फैसिलिटी को दे पाएगा जो आज की डेट में मैं दावे से कह सकता हूँ जो मेरा कर्मचारी हर फैसिलिटी के साथ और कमियों के साथ भी अपनी गाड़ियों को जो है समय टू समय अब जैसे तैसे करके वो गंतव्य स्थान तक पहुँच जाता है। परंतु मैं निजीकरण के इस विरोध के कारण ठेकेदारी प्रथा से जो है ठेकेदारों का कोई निश्चित तो नहीं रहेगा। आपको क्या लगता है सर, ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए कर दी है सरकार? बिल्कुल, ये बिल्कुल जो है अपने कोई नज़दीकी जो भी होंगे वो ठेकेदारों को पूरा फायदा देने के लिए जो है इस HRTC का निजीकरण किया जा रहा है, जिससे कि ये कर्मचारियों और लोगों पर जो इसका पूर्ण असर पड़े। शिमला में केंद्रीय बजट को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को इस बजट से काफी आशाएं हैं और उम्मीद है कि केंद्र सरकार हिमाचल की विकट परिस्थितियों को देखते हुए राहत प्रदान करेगी। शिक्षा मंत्री ने बताया कि जल्द ही 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी आने वाली है, जिसके समक्ष हिमाचल सरकार ने अपनी कई अहम मांगे रखी है। उन्होंने कहा कि RTG में पहले लगभग 11,000 करोड़ रुपए का अंतर था, जो अब घटकर 3,200 करोड़ रह गया है। उन्होंने यह भी बताया कि OPS लागू होने के कारण लोन लिमिट में करीब 1600 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल आया है। ऐसे में केंद्र से विशेष सहायता की जरूरत रहती है। रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल की लगभग 90% आबादी गांव में रहती है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष योजनाएं बनाई जानी चाहिए। साथ ही आपदा से हुए नुकसान पर भी प्रदेश को रियायत मिलनी चाहिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सेब और अन्य फसलों पर आयात शुल्क घटाने के मुद्दे पर केंद्र से मांग की। उन्होंने कहा कि सेब को स्पेशल कैटेगरी में लिया जाए। न्यूजीलैंड के बाद अब यूरोपियन यूनियन से भी सेब इंपोर्ट ड्यूटी घटाई गई है, जिससे हिमाचल और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के किसानों को भारी नुकसान होगा। तारीख को आना है जहां हमें केंद्र के बजट से भी बहुत सी आशाएं हैं हमारे प्रदेश को, और साथ ही साथ जो 16th फाइनेंस कमीशन की भी जो मैं समझता हूँ रिपोर्ट आजकल में ले होनी है, उससे भी बहुत सी आशाएं हमारे प्रदेश की जुड़ी है। जहां 16th फाइनेंस कमीशन की बात आती है, आप जानते हैं कि वर्तमान में अगर आप तुलना करेंगे 2021-22 की और वर्तमान वित्तीय वर्ष की, लगभग एक ही वर्ष में कोई 11,000 करोड़ के आसपास का अंतर आपको देखने को मिलेगा। चाहे उसमें हम रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट की बात करें, जो उस वक्त लगभग कोई 10,000 करोड़ से अधिक का आपको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट वार्षिक मिला करता था, आज घटकर 3200 करोड़ रह चुका है। इसी तरह से हमारा OPS को लागू करने के उपरांत लगभग जो हमारी लोन लिमिट थी उसमें भी 1600-1700 करोड़ के आसपास का मैं समझता हूँ शॉर्टफॉल है। GST कंपनसेशन आपका पहले ही 2022 के अंत तक मिलना बंद हो गया था, तो कुल मिला के लगभग कोई 11,000 करोड़ का अंतर है। इन परिस्थितियों में हमारी सरकार अपना कार्य कर रही है। हम आशा रखते हैं कि यहाँ की विकट परिस्थितियों को देखते हुए हमें इन बातों को लेकर रियायतें मिलेगी। हमारी मांग है हमारी सरकार की, जब उनकी हाल में पिछले वर्ष भी जब उनकी कमेटी शिमला आई थी और सबसे पहले उनने चयन भी शायद हिमाचल प्रदेश का किया था, तो हमने सारी
बातें 16 फाइनेंस कमीशन के समक्ष रखी थी, जिसमें हमने यही मांग की थी कि हमारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट को बढ़ाया जाए और निश्चित रूप में पहाड़ी प्रदेश होने के नाते, सीमित अपने वित्तीय संसाधनों होने के नाते केंद्र हमें अधिक मदद करे। और इसी सोच के साथ जहां केंद्र बजट की बात आती है उसमें भी विशेष रूप से, क्योंकि हमारा प्रदेश आप जानते कि 90% गाँव में रहता है, तो हमारी जो बजट में विशेषकर हमारे ग्रामीण क्षेत्र की आर्थिक व्यवस्था बेहतर हो, उस सोच के साथ हमारी योजनाएं आए, नीतियाँ आए और विशेष रूप से जो नुकसान हमारा 2023 के उपरांत हमारे आधारभूत ढांचे का हुआ है उसमें हमें रियायतें मिले। हमारे हॉर्टिकल्चर, क्योंकि हमारा पूरा प्रदेश एक तरह से हॉर्टिकल्चर स्टेट के रूप में भी जाना जाता है, हमें रियायतें मिले, उसमें हमें और इंसेंटिव्स मिले, ये भी हमारी मांग रही है। हमने पहले जो कमिटमेंट भी हमारी केंद्र की पार्टी की थी कि सेब को स्पेशल कैटेगरी में लिया जाएगा, लेकिन उसके विपरीत जहां पहले न्यूजीलैंड के साथ समझौता करके उसमें जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी थी उसमें घटाया गया, और आज की खबर ये कि अब यूरोपियन यूनियन के साथ भी आपका जो आपको इम्पोर्टेड सेब आता था उसमें भी इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की गई, और इसका बड़ा दुष्प्रभाव नाम मात्र हिमाचल प्रदेश के हमारे सेब बागवानों को होगा। पूरे जो हमारे हिमालयन रीजन के जो हमारे अपर ग्रोइंग स्टेट्स हैं, चाहे जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, चाहे नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर इसका नुकसान होगा। इसी तरह से जो मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत पहले 2024 से पहले 50-50% के आधार पर जो प्रदेश सरकारें और केंद्र सरकारें कंट्रीब्यूट किया करती थी, मैं 2022-23 का ही बजट देख रहा था, लगभग कोई 4000 करोड़ का प्रावधान आपका मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का आपका पूरे भारतवर्ष के लिए रखा गया था। और जैसे उदाहरण के तौर पे हिमाचल की बात आती, मैंने उदाहरण आपके साथ सेब का, सिट्रस फ्रूट्स का साझा किया। इसी तरह से अलग अलग स्टेटों में अलग अलग आपके इस तरह के उत्पाद थे, तो उसमें भी 2024 के बजट के बाद, फरवरी-मार्च के बाद आप में एक तरह से उस योजना को भी बंद कर दिया गया है। मात्र 1 लाख का टोकन, उसमें टोकन बजट रखकर उस योजना को विराम लगाने का प्रयास भी किया। हमारी मांग है कि उसको पुनः शुरू किया जाए, क्योंकि ये भी हमारा किसान और बागवानी से जुड़ी हुई योजना थी। और इसी तरह से हिमाचल के परिवेश में, क्योंकि हमारे यहाँ पर्यटन, हमारी बागवानी, कृषि और साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आने वाले समय में हमने प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना है तो इन सेक्टर्स को भी मैं समझता हूँ विशेषकर हिमाचल के परिवेश में केंद्र हमारी मदद करे, ये आशा हम केंद्र सरकार से रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र भरमौर की प्रसिद्ध भरमानी धार में ट्रैकिंग के दौरान लापता हुए 2 ममेरे भाइयों के शव आखिरकार सोमवार को बरामद कर लिए गए हैं। यह घटना न केवल दुखद है बल्कि इसमें सामने आई कुत्ते की वफादारी ने हर किसी को भावुक कर दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक 2 दिन तक अपने पालतू कुत्ते के साथ जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे, लेकिन भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान पीयूष 13 वर्षीय पुत्र, विक्रमचित निवासी घरेड़ और विकसित राणा 18 वर्षीय पुत्र दिवंगत संजय कुमार निवासी मलकोटा भरमौर के रूप में हुई है। वहीं उनके साथ गया पिटबुल नस्ल का कुत्ता जोनू 4 दिन तक शवों के पास बैठा रहा और अपने मालिकों की रखवाली करता रहा। जानकारी के अनुसार दोनों युवक 22 जनवरी को ट्रैकिंग करने और वीडियो बनाने के उद्देश्य से भरमानी धार की ओर निकले थे। पीयूष 8वीं कक्षा का छात्र है, जबकि विकसित राणा ने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। रात के समय अचानक आए बर्फीले तूफान में उनका टेंट क्षतिग्रस्त हो गया। 23 जनवरी की सुबह मौसम और बिगड़ गया और बर्फीले तूफान ने दोनों को पूरी तरह से घेर लिया। हालात बिगड़ते देख दोनों युवकों ने गांव के एक युवक को फोन कर मदद की गुहार लगाई। सूचना मिलते ही पुलिस और पर्वतारोहण दल ने भरमानी माता मंदिर से 3 से 4 फीट बर्फ में पैदल रेस्क्यू अभियान शुरू किया। शाम करीब 5 बजे तक विकसित राणा से फोन पर संपर्क बना रहा, लेकिन इसके बाद उसका मोबाइल फोन बंद हो गया। लगातार खराब मौसम और बर्फबारी के कारण बचाव दल को अभियान बीच में रोककर वापस लौटना पड़ा। 24 और 25 जनवरी को दोबारा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ड्रोन और सेना के हेलीकॉप्टर की मदद से युवाओं की तलाश की गई, लेकिन मौसम खराब बना रहा। आखिरकार 26 जनवरी को हेलीकॉप्टर के जरिए एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय युवाओं के बचाव दल को पहाड़ी क्षेत्र में उतारा गया। वहां दोनों युवक मृत अवस्था में मिले। शवों को हेलीकॉप्टर के माध्यम से भरमौर लाया गया।
पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए। नागरिक उपमंडल अधिकारी भरमौर विकास शर्मा ने दोनों युवाओं के शव मिलने की पुष्टि की है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिल दहलाने वाला दृश्य तब सामने आया जब बचाव दल को पीयूष के शव के पास उसका पालतू कुत्ता जूनो मिला। बताया जा रहा है कि यह कुत्ता 4 दिन तक बिना खाए पिए प्रचंड ठंड में शवों के पास बैठा रहा। जब बचाव दल हेलीकॉप्टर से उतरा तो एक पेड़ के नीचे कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनाई दी। नजदीक जाकर देखा तो पीयूष का शव वहां पड़ा हुआ था। जैसे ही टीम शव के पास जाने लगी तो कुत्ते ने जोर जोर से भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ता अपने मालिक की रखवाली कर रहा था और उसे शायद यह पता ही नहीं था कि उसका मालिक अब इस दुनिया में नहीं रहा है। बर्फ में कांपते हुए भी वह शव से दूर नहीं जा रहा था ताकि उसे कोई छू न सके। बचाव दल ने सबसे पहले कुत्ते को सुरक्षित पकड़कर वहां से हटाया और फिर शव को हेलीकॉप्टर से भरमौर तक पहुंचाया गया। पीयूष के परिवार में माता पिता, 2 भाई और 3 बहनें हैं। वहीं विकसित राणा के पिता का पहले ही निधन हो चुका है। घर पर उसकी माँ और दादी है। बेटी की मौत की खबर से दोनों परिवारों में मातम पसरा हुआ है। स्थानीय लोगों ने जब शवों को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल गए। वहीं कुत्ते की वफादारी की कहानी सुनकर हर कोई भावुक हो चुका है। लोगों का कहना है कि अगर कुछ दिन और बचाव दल वहां नहीं पहुंचता तो शायद कुत्ते की भी मौत हो जाती। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि सर्दियों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ट्रैकिंग करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें और सुरक्षा उपकरणों के साथ ही यात्रा करें। खराब मौसम में जोखिम भरी यात्राएं जानलेवा साबित हो सकती है। भरमौर की यह घटना पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है, जिसमें 2 मासूम जिंदगियां चली गई और एक कुत्ते की वफादारी ने इंसानियत को फिर से भावुक कर दिया। चंबा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद और पुलिस प्रशासन द्वारा की गई बड़ी कार्यवाही को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। चंबा बाजार में अतिक्रमण हटाने के दौरान 100 से अधिक दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी धारकों का सामान सड़क से हटाया गया। वहीं अवैध रूप से लगाए गए बेंच भी तोड़े गए। यह कार्यवाही बीते कई दिनों से करी जा रही थी। कार्यवाही के दौरान कई दुकानदारों और रेहड़ी फड़ी धारकों ने विरोध भी जताया, लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी। नगर परिषद की टीम ने कुछ रेहड़ी फड़ी धारकों का सामान भी जब्त कर लिया, जिससे प्रभावित लोगों में भारी रोष भी देखने को मिला। इस कार्यवाही के विरोध में सीटू ने कड़ा रुख अपनाया है। सीटू की जिला महासचिव सुदेश ठाकुर ने नगर परिषद को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि रेहड़ी फड़ी और छोटे दुकानदार शहर की अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा है। बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था और पुनर्वास योजना के उन्हें उजाड़ना पूरी तरह अन्यायपूर्ण है। बुलडोजर की कार्यवाही तो कर रही है, लेकिन यह नहीं बता रही कि इन गरीब रेहड़ी फड़ी वालों को रोजगार कौन देगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन बड़े कारोबारियों और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने से बचता है, लेकिन साथ ही गरीब लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। सेठू ने मांग की कि अतिक्रमण हटाने से पहले सभी रेहड़ी फड़ी धारकों और छोटे दुकानदारों के लिए स्थायी पुनर्वास की नीति बनाई जाए और उन्हें वैकल्पिक स्थान भी उपलब्ध करवाए जाए। और एक पूरा बड़े ताम झाम के साथ बाजार में जो गरीब रेडी फड़ी वाला था, मतलब जिस तरह से उठाया गया। और उस समय में अगर आप देखेंगे तो जो गरीब लोग थे जो दिन भर ये अपना काम धंधा चला के शाम को अपना रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, तो बड़ी चीख पुकार महिलाएं थी उसमें और वो सुना ही नहीं गया, मतलब जिस तरह की कार्रवाई थी। मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ कि हम इस कमेटी भले ही ये बोले कि कार्रवाई हम ठीक करें, जस्टिफाई कर रही है उसको कि इंक्रोचमेंट हो गई है, रास्ता नहीं है, लोगों को चलने के लिए दिक्कत है। हम तो सिर्फ कमेटी को ये पूछना चाहते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट है, तो वो जो एक्ट है वो कहाँ स्टैंड करता है चंबा में? अगर स्टैंड नहीं करता, उसको लागू नहीं किया गया, तो वो किसका काम था? वो कमेटी का ही काम है। तो वो उसको लेकर जो काम किया जाना चाहिए था वो आज दिन तक चंबा की कमेटी ने बिल्कुल भी किया है, जिसके चलते जो है ये आए दिन जो गरीब आदमी है जो रोजगार अपना स्वयं पैदा कर रहा है, उसको जो है उसके रोजगार के ऊपर ही हमला कर रहे हैं, जो मतलब जिसको सही नहीं कहा जा सकता। आप जो है सरकार कमेटी कोई भी आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, आपके पास रोजगार के अवसर लोगों को देने के लिए नहीं है। लोग खुद जो है वो अपना रोजगार चला रहे हैं, आप उनको बेरोजगार कर रहे हैं।
दूसरी बात इसमें ये है, जो ये कमेटी बार बार बोलती है अनऑथराइज है, अवैध है सारा, क्या वैध अवैध क्या होता है? कानून में बड़ा स्पष्ट रूप में लिखा है कि आपको जो भी रेडी पटरी पर बैठता है, जो बैठ गया है, उसको आपने उसका सर्वे करके उसको अपने आइडेंटिटी कार्ड देने, उसको अपने कार्ड देना है, ठीक है। तो उसमें आप फीस ले सकते हैं, जो पहले से भी था कि ये कहते हैं 95 हमारे लोग हैं, ठीक है 95 लोग हैं, लेकिन उसी के बीच में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जब इन्होंने ये लाइसेंस देने, परमिट देने जब बंद कर दिए थे, तो उसी समय में इन्होंने रिन्यूअल करना भी बंद कर दिया। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका रिन्यू नहीं हुआ, उनके पास परमिट था, आज भी उनके पास परमिट है, मगर इन्होंने रिन्यू नहीं किया। बहुत सारे लोगों का नहीं हुआ तो उन्होंने लाखों रुपए दे के करवाया बाद में, तो लाखों रुपए तो नहीं दे सकते हैं। अब गलती तो कमेटी की है, जिसने परमिट जो है उसको रिन्यू करना बंद कर दिया, नया परमिट देना बंद कर दिया, और साथ में जो है कमेटी के ही लोगों ने और हमारा जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, कोई एमएलए है, कोई चाहे प्रशासन के अंदर है, उन्हीं की स्वार्थ से लोग बैठते हैं, उनके पास आते हैं। अब आप एक सर्वे ये भी अगर आप अंदर से कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि कौन आदमी कैसे बैठा है। वो ऐसे नहीं बैठा है, बिठाया गया है। जब बिठाया गया है तो उसके रोजगार को सुरक्षित करना, उसको सही जगह देना, ये कमेटी का काम है। वो ना कमेटी कर रही है ना प्रशासन कर रहा है। कमेटी ये बोलती है कि प्रशासन का हमारे ऊपर ये दबाव है, तो हम ये प्रशासन से पूछना चाहते हैं, डीसी साहब से, डीसी है यहाँ प्रशासन, है ना, तो वो प्रशासन जो है वो स्ट्रीट वेंडर एक्ट को लागू क्यों नहीं करता है? वो हमारा एसडीएम से भी है, वो चेयरमैन है उसके। तो वो जो स्ट्रीट वेंडर जो कमेटी बननी है, जो काउंसिल बननी है, वो कहाँ बनी है? अगर वो बनी है तो उसने क्या काम किया है? क्या स्ट्रीट वेंडर जोन जो है वो इन्होंने देखे हैं? आज दिन तक क्या चंबा की कमेटी जो है या जो स्ट्रीट वेंडर कमेटी इन्होंने बनाई है, उसने क्या पूरे इतने सालों के अंदर, कब से एक्ट ये लागू है, उसके 13 के बाद जो है इन्होंने जो है आज दिन तक इनको कोई जगह नहीं मिली है कि कहाँ हम रेडी फड़ियों को बसाएं। तो ये सारा का सारा प्रशासन और कमेटी की ये, मैं तो ये कहूँगी कि निकम्मापन है पूरी तरह से, कि ये लोगों को आए दिन जो है परेशान करते हैं और इनकी ही वजह से ये सारा हो रहा है। हाँ ठीक है, कोई ऐसा करता है, चलने की जगह है जहाँ पे वो ऐसा काम करता है, आप करिए उसको, तो हमें भी नहीं बोलेंगे, है ना। लेकिन आप ये बोलेंगे कि हमारे पास अनऑथराइज है, कोई भी अनऑथराइज नहीं है उस वेंडर स्ट्रीट वेंडर एक्ट के तहत। आप ये नहीं बोल सकते हैं। जो हमारी कमेटी के जो अधिकारी हैं, ईओ हैं, उनसे भी बात हुई टेलीफोन पर, उन्होंने बोला कि हम जो ऐसा कर रहे हैं, हमने उस समय भी कहा कि आप अनऑथराइज जो है वो ये बात नहीं कर सकते। अनऑथराइज इसलिए है क्योंकि आपने उनको ऑथराइजेशन नहीं दी है जो उनकी बनती थी। पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर और ठंडे मौसम का आनंद लेने की चाह देश भर के पर्यटकों को हिल स्टेशनों की ओर खींच रही है। बर्फ में खेलने, फोटो और वीडियो के जरिए इन खूबसूरत पलों को वर्षों तक दिल में कैद करने की इच्छा ने पर्यटकों की संख्या में जबरदस्त इजाफा कर दिया है। पहाड़ों पर हुई ताजा बर्फबारी ने जहां सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान लाती है, वहीं ट्रैफिक जाम ने उनकी खुशियों में खलल डाल दिया है। पर्यटन नगरी मनाली में हुई भारी बर्फबारी के बाद हालात खासे चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक वाहन मनाली और आसपास के इलाकों में फंस गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 003 पर पतली कोहल से मनाली तक कई किलोमीटर लंबा जाम देखने को मिला, जिससे पर्यटकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हो गई और कई स्थानों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई। मार्ग पर बड़ी संख्या में पर्यटक वाहन फंसे रहे। हालात ऐसे रहे कि कई सैलानियों को घंटों तक अपने वाहनों में ही बैठकर समय बिताना पड़ा। ठंड और लंबा इंतजार यात्रियों के लिए परेशानियों का कारण बना रहा। दिलचस्प बात यह रही कि जहां एक और जाम में फंसे पर्यटक जल्द से जल्द घर लौटने को बेताब नजर आए, वहीं दूसरी ओर बड़ी संख्या में नए पर्यटक मनाली और आसपास के बर्फीले इलाकों में पहुंचने को उत्सुक दिखे। इसी वजह से यातायात का दबाव लगातार बना रहा और स्थिति और अधिक जटिल हो गई। कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक मार्ग पर भी भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला। इस मार्ग पर भी वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्थिति को संभालने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और पर्यटन से जुड़े जागरूक संगठन अपने अपने स्तर पर यातायात बहाली में जुटे रहे। बर्फ हटाने और मार्ग बहाल करने का कार्य लगातार जारी रहा। कुछ स्थानों पर मार्ग खुलने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू भी हुई, लेकिन अत्यधिक दबाव के कारण जाम पूरी तरह समाप्त नहीं हो सका। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे मौसम की स्थिति और प्रशासनिक दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए यात्रा करें। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बर्फबारी के दौरान
यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में पर्यटकों और आम लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। फिलहाल मनाली और आसपास के इलाकों में बर्फबारी का रोमांच पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है, लेकिन ट्रैफिक जाम ने यह भी साफ कर दिया कि पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ सावधानी और बेहतर प्रबंधन भी बेहद जरूरी है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने केंद्रीय बजट को लेकर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पिछले 3 वर्षों से लगातार प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहा है। वर्ष 2023 और 2025 में भारी वर्षा के कारण प्रदेश को भारी नुकसान झेलना पड़ा है, जिसे नेचुरल क्लाइमेट के रूप में भारत सरकार के समक्ष क्लेम के तौर पर सबमिट किया गया है। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी और विशेष श्रेणी राज्य है। ऐसे में केंद्र सरकार को आगामी केंद्रीय बजट में हिमाचल के लिए विशेष प्रावधान करनी चाहिए। राज्य को आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता की सख्त आवश्यकता रहती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारत सरकार आने वाले बजट में हिमाचल प्रदेश सहित आपदा प्रभावित राज्यों को विशेष स्टेट्स और स्पेशल प्रोविजन प्रदान करेगी, जिससे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिल सकेगी। नरेश चौहान ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के 16वें वित्त आयोग से काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक फल उत्पादक राज्य है और इसकी भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को विशेष सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारत सरकार का 1 फरवरी को बजट प्रस्तुत होगा। हमें हिमाचल के संदर्भ में भी उम्मीदें हैं। एज ए गवर्नमेंट जिस प्रकार 3 साल से लगातार हिमाचल आपदाओं से जूझता रहा, नेचुरल क्लेमिटीज़ की वजह से, बरसात की वजह से बहुत नुकसान 2023 में भी और 2025 में हुआ। उन क्लेम्स को हमने सबमिट किया भारत सरकार को और उम्मीद के हिसाब से हमको उसमें हिमाचल के लोगों को भारत सरकार से मदद नहीं मिली। और इन 3 वर्षों में कोई स्पेशल पैकेज या राहत की आप बात करें, वो किसी तरह कोई उम्मीद जो थी हमारे को पूरी नहीं हुई। इस बार हमें उम्मीद है कि इस बजट में कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने इन सारी चीज़ों को फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और होम मिनिस्टर साहब के साथ दिल्ली में जब भी जाते हैं ये बातें उठी है कि हिमाचल प्रदेश जैसा पहाड़ी राज्य, स्पेशल कैटेगरी स्टेट, ऐसी आपदाओं के समय हमारी सहायता का स्पेशल प्रोविज़न होना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस बजट में भारत सरकार राज्यों के लिए जहाँ भी ऐसी आपदा होती है उसका प्रोविज़न इस बजट में ज़रूर करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। दूसरा, 16th फाइनेंस कमीशन का जो लागू होगा अब अप्रैल के बाद, उसको लेके भी हमारी उम्मीदें हैं और उसको लेके मुख्यमंत्री जी ने लगातार भारत सरकार में मीटिंगें की, नीति आयोग के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ, हर जगह, कि हमारे जो आने वाले समय की 5 वर्षों की जो रूपरेखा विकास की दृष्टि से या हमारे जो प्रायोरिटी वाले सेक्टर्स हैं हिमाचल प्रदेश में, जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उसको लेके अपना पक्ष उन्होंने बार बार फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन के, वाइस चेयरमैन के सामने भी रखा। और हमें उम्मीद है कि जो रेवेन्यू डेफिशिएंट चल रहा है उसकी जो ग्रांट आएगी अगले 5 वर्षों के लिए, उसका क्या रूपरेखा रहेगी वो भी साफ होगा। और हमारी जिस प्रकार से जीएसटी लागू होने से हिमाचल प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ, उसकी बात भी मजबूती के साथ भारत सरकार के सामने रखी मुख्यमंत्री जी ने कि हमको ये भरपाई होनी चाहिए। जो कंपनसेशन मिला था पूरे देश को 5 साल तक था, वो 2022 में जीएसटी कंपनसेशन बंद हो चुका था। लेकिन अब जब देख रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हिमाचल जैसे राज्यों का इसकी वजह से हो रहा है। और इसके अलावा उम्मीदें हमें हैं कि अगर हिमाचल जैसा राज्य जो जिसका आप समझें कि बार बार मुख्यमंत्री जिक्र करते हैं कि
नॉर्थ इंडिया के लंग्स हैं, एक ग्रीन स्टेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, या फॉरेस्ट कवर हमारा सबसे ज़्यादा है, इन चीज़ों को लेके उन्होंने अपने अधिकारों की बात बार बार भारत सरकार के सामने रखी थी। तो हमें उसमें भी उम्मीद है कि कुछ ऐसी चीज़ें इस बार के बजट में देखने को मिलेगी कि इन चीज़ों को जो हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए भी हमारे को जो हमारे और राइट्स हैं पानी को लेके हैं, देखते हैं। हमें उम्मीदें बहुत है भारत सरकार के बजट से कि हमको स्पेशल पैकेज के तौर पे, जिससे हम जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसको ठीक कर सकें और विकास की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बना सकें। देखिए, आपका प्रश्न बहुत वाजिब है। हिमाचल प्रदेश एक फल राज्य है और एप्पल स्टेट के तौर पे हिमाचल प्रदेश की पहचान है, और जो हमारा स्टेट का जीडीपी है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है फलों से और एप्पल से इकॉनमी में है, और बहुत बड़ी जनसंख्या जो है रोज़गार की दृष्टि से जो है एप्पल इंडस्ट्री पे डिपेंड करती है। तो ये हमारी प्राथमिकता रही है हमेशा कि जो हमारे प्रदेश के लोगों के, बागवानों के जो इंटरेस्ट हैं उसको लेके, अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी दिल्ली भी गए थे, उन्होंने इसकी बात भी की थी कि जो उस वक्त तो जिक्र था कि जो इम्पोर्ट एप्पल होगा उसके ऊपर ड्यूटी बढ़नी चाहिए, और जिस प्रकार वो पिछले दिनों न्यूजीलैंड के खिलाफ साथ जो समझौता हुआ था उसमें वो ड्यूटी घटी थी। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे स्टेट की अर्थव्यवस्था के लिए और उन लाखों परिवारों के लिए जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। तो इसको हम प्राथमिकता से देखेंगे कि जब यूरोपियन यूनियन के साथ जो समझौता हुआ है भारत सरकार में, उसमें जब ये स्थिति स्पष्ट होगी कि इस सेब के लिए एप्पल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी क्या रहने वाली है, तो इसको लेके हमारी एक कंसर्न है, और उसको जो है निश्चित तौर पे भारत सरकार के साथ उठाएंगे कि एप्पल पे जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो बढ़नी चाहिए। हमारी मांग हमेशा रही है कि वो 100% होनी चाहिए, जिससे हमारे प्रदेश की भी और दूसरे जो और राज्य हैं जो एप्पल स्टेट्स हैं उनको रोजगार को और उनकी आर्थिक को बचाया जा सके। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बड़ा बयान दिया है। शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि चिट्टे की तस्करी और कारोबार में संलिप्त लोग अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकार नशे के खिलाफ सख्त कदम उठा रही है और चिट्टे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने चिट्टे के कारोबार में अवैध संपत्तियां बनाई हैं उन पर बुलडोजर चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर स्वच्छ और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में नशे के धंधे से जुड़े लोगों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा। मंत्री ने दोहराया कि प्रदेश सरकार चिट्टे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाए हुए है। नशे के कारोबार में शामिल लोगों पर और भी सख्त कार्यवाही की जाएगी। जुड़े हुए आरोपियों को देखिए, हम लोग एक्ट में, पंचायती राज एक्ट में प्रावधान करने जा रहे हैं, जिसका ड्राफ्ट जो है आज ही हमने साइन कराया है कि जिसके ऊपर चिट्टे का केस, स्पेसिफिक चिट्टे का केस जिसके ऊपर है, वो चुनाव जो है नहीं लड़ पाएगा। इसके लिए लॉ से जो है, लॉ विभाग से भी विचार विमर्श किया गया। उसका विधानसभा में जो है, जो नेक्स्ट विधानसभा होगी उसमें एक्ट जो हम लोग पास कर देंगे। केंद्र सरकार के अधिकारी या नेता बोल रहे हैं, वो अपनी गलती तो मानते नहीं हैं। वेज कंपोनेंट के पैसे जो हैं वो हमारे को लेट आ रहे हैं, जो मटेरियल कंपोनेंट के पैसे हैं वो लेट आ रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ठीक है। करीबन 550 पंचायतें, मैंने उसकी रिपोर्ट मंगाई है, आपने ध्यान में लाया है। इसकी रिपोर्ट मैंने अभी इमीडिएटली मंगा ली है कि क्यों जनरेट नहीं हुए। इसमें कुछ ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पे काम नहीं हो सकता। लाहौल स्पीति, काजा और किन्नौर के कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पे पहले ही मनरेगा के काम कम करते हैं लोग, और बर्फ़ों में तो बिल्कुल खड़े हो जाते हैं। और भी कुछ पंचायतें हैं जो कुछ नगर परिषद, नगर निगम में मर्ज हो गई हैं, पर कागज़ों में अभी तक ग्राम पंचायतों में पड़ रही है। पहले हमारी 3615 ग्राम पंचायत हिमाचल में होती थी, अब जो है घट के 3577 जो है ग्राम पंचायतें रह गई है। इसकी रिपोर्ट हमने मंगा ली है कि क्या कारण रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि वेज कंपोनेंट और मटेरियल कंपोनेंट के समय पे भुगतान न करने से जो है मैंडेज जो है जनरेट नहीं हुए हैं। हम लोगों ने पिछले साल करीबन 400 लाख मैंडेज हिमाचल प्रदेश में जनरेट करे थे, और केंद्र सरकार ने हमारे को लिखित भेजा है कि हमारा आपका टारगेट जो है वो 250 लाख मैंडेज का है, इसको अगले साल घटाएं। तो मंशा साफ मंशा जो है वो साफ दिखती है,
केंद्र सरकार की कि वो जो है मनरेगा को ख़त्म करना चाह रहे हैं और लोगों को जो एक जो रोज़गार मिला है एक्ट के रूप में उसको ख़त्म करने चाह रहे हैं। देखिए हमारी हमने पूरी रिपोर्ट मंगाई थी। करीबन 5 अधिकारी ऐसे थे, 5 एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो कि चिट्टे का केस जो है उनके ऊपर दर्ज है। हमने टर्मिनेट जो है सभी कर दिए हैं, उसमें से एक जो है वो कोर्ट में गया। सर इसके अलावा केंद्रीय बजट आने वाला है, क्या उम्मीद करते हैं? देखिए हमारे को तो उम्मीद तो बहुत है। अब उम्मीदों पे केंद्र सरकार खरी उतरती है नहीं उतरती है ये तो जब बजट आएगा उसी टाइम पता चलेगा। पिछले साल भी 12,000 करोड़ रुपए 14,000 करोड़ रुपए जो है वो मनरेगा के घटाए थे, इस बारी तो उन्होंने ख़त्म ही कर दिया समझ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि उम्मीदों पे दुनिया कायम है और उम्मीद करते हैं कि कृपा दृष्टि हिमाचल के ऊपर केंद्र सरकार बना के रखेगी। उनके ऊपर जिसके ऊपर FIR दर्ज है वो आइडेंटिफाई वही है। ये नहीं कि हम किसी के ऊपर ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं कि ये चिट्टा का सेवन करता है जब तक उसके ऊपर कानूनी FIR जो है ना दर्ज हो। अगर पुलिस ने उसके ऊपर FIR दर्ज करी है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ये क्लियर है। शिमला में आज कांग्रेस संगठन द्वारा मनरेगा बचाओ अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संगठन के प्रभारी रजनी पाटिल विशेष रूप से उपस्थित रहे, जिन्होंने स्वयं भाग लेकर आंदोलन को मजबूती प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री, प्रदेश सरकार के विभिन्न मंत्रीगण, संगठन के पदाधिकारी तथा मनरेगा से प्रभावित श्रमिक बड़ी संख्या में शामिल हुए। श्रमिकों ने आगे बैठकर अपने अधिकारों और रोजगार की मांग को लेकर आवाज बुलंद के प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा मनरेगा बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से केंद्र सरकार की मनरेगा विरोधी नीतियों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। इस मौके पर शिमला के राज्य भवन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विनय कुमार ने मनरेगा को लेकर अनशन पर बयान देते हुए कहा कि मनरेगा देश के गरीब, शोषित श्रमिक वर्ग की जीवन रेखा है। यदि केंद्र सरकार इसकी अनदेखी करेगी तो कांग्रेस आंदोलन और तेज करेगी। विनय कुमार ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या वे भी कांग्रेस सरकार की तरह 100 दिन की रोजगार गारंटी को ईमानदारी से लागू करने की गारंटी देते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि आज कई राज्यों में 100 दिन का रोजगार भी पूरा नहीं हो पा रहा है। ऐसे में 125 दिन की बात करना केवल कागजों तक ही सीमित रहने वाला है। देखिए कल जो बापू जी की प्रतिमा के नीचे हमारा अनशन है, फास्ट है 11 बजे से लेकर 1 बजे का, और इसमें मुख्य तौर पे हमारी प्रभारी श्रीमती रजनी पाटिल जी यहाँ शिमला आ रहे हैं और वो भी इसमें भाग लेंगे, और साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और सभी मंत्रीगण और सभी विधायकगण भी इसमें भाग लेंगे। साथ ही में हमारे जितने भी जिला के अध्यक्ष हैं, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और साथ ही में मनरेगा के जो वर्कर है जो प्रभावित है वो सभी लोग खुद यहाँ आके हमारे साथ अनशन में बैठ रहे हैं, और हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में मनरेगा बचाओ अभियान हमने चलाया है, और इसको देखा जा रहा है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के लोग बोल रहे हैं कि हमने मैंडेज बढ़ाए हैं, मैंडेज ज़्यादा किए हैं। मैंडेज ज़्यादा करने की बात नहीं है। जब किसी को मैंडेट, जिसको रोज़गार मिलेगा ही नहीं है, तो मैंडेज बढ़ाने का क्या मतलब है। और दूसरी बात ये है कि क्या जितनी गारंटियाँ कांग्रेस सरकार ने दी थी, 100 दिन की गारंटी दी थी, क्या वो भी 125 दिन की गारंटी देते हैं कि नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस तरह से उन्होंने इस मनरेगा के एक्ट को डाइल्यूट किया है, वो बहुत ही शर्मनाक बात है पूरे देश के लिए। और हमारे शोषित वर्ग जो है, मजदूर, बैकवर्ड क्लास है, उनको डायरेक्ट इफ़ेक्ट इससे होगा, क्योंकि अभी जब ये नया कानून लागू हो जाएगा तो लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार नहीं मिलेगा, और फिर से ये रिवायत शुरू हो जाएगी कि लोगों को एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पलायन करना पड़ेगा रोज़गार के लिए। और इससे ये होता था कि ग्राम सभा में लोग अपने काम को लेके जाते थे और उस काम को शेल्फ में रखा जाता था, और फिर मनरेगा की शेल्फ बन के आती थी, तो लोगों को काम मिलते थे। लोगों के अपने कार्य भी, घर के डंगे होते थे, घर के खेत होते थे, उनको भी सुधारने का मनरेगा में प्रावधान था। तो अब ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अब सरकार तय करेगी, केंद्र सरकार तय करेगी कि कौन सा काम होना है और कौन सा काम नहीं होना है। तो
ये तो एक तरह से सीधा गला घोटने वाली बात हो गई है कि मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, हमारा पिछड़ा वर्ग है, उन सभी लोगों के गले घोट दिए गए हैं। और मनरेगा को इस तरह से डाइल्यूट करना या ख़त्म करना ये कोई अच्छी बात नहीं है। और हम कांग्रेस पार्टी के लोग हमेशा गरीब, शोषित और पिछड़े वर्ग के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आज भी हम उनके साथ खड़े हैं। जब तक ये चीज़ों को केंद्र सरकार नहीं मानेगी तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे और हम गरीब लोगों के साथ खड़े रहेंगे। नहीं, विधायक निधि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश के सीमित संसाधन है और कितनी बाढ़ आई है, कितने क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, इन सभी चीज़ों को दुरुस्त करने में हिमाचल प्रदेश का पूरा बजट लग गया है। और हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने सभी क्षेत्रों का दौरा किया है, प्रभावित लोगों को मुआवजा दिया है और जितना हो सके उतना कार्य हिमाचल प्रदेश में, चाहे सड़कें टूटी है, चाहे बिजली पानी है और जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं हमने अपने संसाधनों से की है। और केंद्र सरकार से हमें कोई भी मदद इस प्रकार की नहीं मिली है। हमने विधानसभा में भी पास किया था ये रेजोल्यूशन कि भाजपा के विधायक हमारे साथ आएँ और हम दिल्ली जाएं और केंद्र सरकार से मांग करेंगे कि एक स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया जाए, पर किसी ने इस बात की सुध नहीं ली। और मैं कड़ी निंदा करता हूँ इस बात की कि भाजपा के लोग जो है, जो नेता लोग हैं, वो उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है।